Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. This will be the second part of this chapter heat के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था ऑफ द साइंस 1 टेक्स्ट बुक। बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, जिसकी साइंस 1 की प्लेलिस्ट अलॉन्ग विद द साइंस 2 की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक के साथ, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। हीट के चैप्टर में हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या कवर कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लिंक होता है। तो लास्ट का पार्ट देखोगे तो आपको इस वीडियो में बाकी के पार्ट्स, बाकी के कंसेप्ट्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में हमने एक बार क्या कवर किया था। पहले तो हमने हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन देखा था। व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। कितना कोल्ड है कितना हॉट है वो एक्चुअली बताता है हीट, टेम्परेचर। और हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन देखा था। इसे हम जूल में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें हम उसे मेजर करते हैं। अब सेकंड टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था लेटेंट हीट का। देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट उससे ही जोड़ा हुआ टॉपिक है। देन हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए क्योंकि वो उतनी हीट है जो कि लिक्विड से वेपर में बनने के लिए जो हीट मिलती है, हीट एनर्जी, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो लेटेंट हीट, सिर्फ लेटेंट हीट होती है, वो होती है सॉलिड से लिक्विड होने के लिए जो हमें हीट एनर्जी लगती है, वो होती है सिर्फ लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन इसलिए क्योंकि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो भी उससे वैसा ही था, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजलेशन देखा था हमने। रीजलेशन में हमने देखा था कि प्रेशर अगर किसी आइस पे पड़ता है तो वो आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, एंड इट रिकंस्ट्रक्ट व्हेन द प्रेशर इज रिमूव। प्रेशर अगर रिमूव हो जाता है तो आइस फिर से बनना स्टार्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा था, जिसको हम शॉर्ट में फिर से इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विथ उसका रीज़न क्या है कि ये वाटर एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे रिवीजन के साथ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। तो आइए देखते हैं हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में देखने के लिए पहले हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने लिया था एक बीकर, जिसमें हमने वाटर लिया था जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। देन उसको हम हीट प्रोवाइड करते गए और हमने उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे हमने थर्मोमीटर रख दिया। तो आइए हम बात करते हैं अभी उसके ग्राफ की, जो कि हमें प्लॉट करके दिया गया था और या फिर हमें उसकी स्टडी करनी थी। तो जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया और टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो यूजुअली वाटर को जब हम यूजुअली किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो हीट करने पर वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए वो एक्सपांड करता है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं दैट डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, m/v, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होगी, यानी कि वो एक्सपांड करेगा। और किसी भी लिक्विड को हम कोल्ड करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम होगा कम और उसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा, as it is inversely proportional. So this is the normal behavior of the any liquid that we have learnt, but the exception case is the water. वाटर का ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि जब उसे हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जब वो 0 से 1 पे जा रहा है तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देन फिर अगेन जब 2 डिग्री पे जा रहा है, देन अगेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देन अगेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग टिल 4 डिग्री सेल्सियस इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग टिल इट्स मैक्सिमम लेवल। वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक। एंड आफ्टर दैट 4 डिग्री सेल्सियस से फिर वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, दैट इज द एक्सपांशन। देन फिर वो एक्सपांड होना स्टार्ट करता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसे हम कहेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर
सिर्फ वाटर ही शो करता है एट विच टेम्परेचर, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने समझ तो लिया कि एनोमलस बिहेवियर होता क्या है, बट इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है वो हमें इस वीडियो में देखना है। तो हमने देखा कि जब वाटर एनोमलस बिहेवियर शो करता है तो वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही शो करता है। जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यही है उसका एनोमलस बिहेवियर। बट वाई इट इज सो, इट्स बिकॉज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हमने देखा है कि वाटर किससे बना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, और वो ये माइनस और प्लस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव साइड जो होती है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है वाटर का। वाटर के अंदर हमें क्या मिलता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या बनता है, उसमें बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनने की वजह से हमें उसे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखने मिलता है। वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में सब वाटर के मॉलिक्यूल्स, और वो एक दूसरे से इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डेंसिटी इंक्रीज होती है, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वो एक कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होते जाता है। बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो एक दूसरे से टूट जाते हैं और फिर वो एक्सपांड होना स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इसीलिए एक्सपांशन हमें दिखता है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर दिखता है। तो यही है रीज़न हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट तो आपको आई होप सो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं होप्स एपरेटस की। इसी चैप्टर में आपका ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आ सकता है ये 2-3 मार्क्स के लिए, कैसे भी आपको बोल सकते हैं डायग्राम बना के इसे एक्सप्लेन करो, या डायग्राम बना के उसका कंक्लूजन लिखो, whatever it can come, however it can come. So let's see that what exactly is the Hope's apparatus. तो होप्स apparatus कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें कुछ इस तरीके से हमें देखने मिलता है उसके फिगर में हमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिखता है, एज यू कैन सी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। फिर उसके आजू बाजू में कुछ सेंटर की तरफ हमें एक फ्लैट बाउल मिलता है जिसके अंदर हमें फ्रीजिंग मिक्सचर मिलेगा। फ्रीजिंग मिक्सचर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। आपने देखा होगा आइस और सॉल्ट को मिक्स करके एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है जो आइस को बहुत ही लंबे समय तक मेल्ट होने से बचाता है। सो दैट इज नथिंग बट द फ्रीजिंग मिक्सचर। देन यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है सो दैट जो भी आइस है वो फ्रीज होके उसका जो वाटर में कन्वर्जन है वो यहाँ पे आके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरे। देन यहाँ पे 2 थर्मामीटर लगाई गई है सिलेंड्रिकल कंटेनर को, थर्मामीटर 1 एंड थर्मामीटर 2, जिसका जो हमें टेम्परेचर है वो नोट डाउन करना है। अब आइए देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होता है कि जो वाटर है यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल कंटेनर में कुछ इधर वाटर है, कुछ इस रीजन में जो वाटर है जो फ्रीजिंग मिक्सचर के आजू बाजू में है, वो क्या होगा, वो सबसे पहले कोल्ड होगा यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से जो थर्मामीटर 1 है, यानी कि थर्मामीटर 1 में हमें टेम्परेचर कम होना स्टार्ट दिखेगा। लेट्स से ये 12 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 12 डिग्री से दोनों भी थर्मामीटर स्टार्ट हुए हैं कम होना। अब यहाँ पे आइस है तो ऑफकोर्स आइस बनेगा, टेम्परेचर कम होगा पूरे सिलेंडर का। पहले थर्मोमीटर 1 में हमें टेम्परेचर कम होते हुए दिखेगा, पहले थर्मोमीटर 1 में हमें टेम्परेचर कम होते हुए दिखा होगा, बट स्टिल थर्मोमीटर 2 में टेम्परेचर अभी भी 12 डिग्री सेल्सियस ही है। थर्मोमीटर 1 में हमने बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरते हुए दिखेगा, एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस द थर्मोमीटर विल स्टॉप।
4 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमीटर 1 स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे थर्मोमीटर 2 यानी कि T2 में हमें डिक्रीज होना स्टार्ट दिखेगा। ये टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 पूरा 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर है वो पहले कोल्ड होगा, पहले उसका आइस में कन्वर्जन होगा एंड देन फिर ये 4 डिग्री सेल्सियस का कम होते होते 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा एंड देन फिर ये आइस में कन्वर्जन होगा। तो हमें कंक्लूजन में क्या समझ में आया, तो पहले जो अपर पार्ट है वो कोल्ड हुआ एंड देन फिर लोअर पार्ट है। तो ये क्यों हुआ, जब वाटर का प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ लगा, वाटर का प्रेशर सबसे पहले ऊपर की तरफ लगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें कोल्ड रीजन मिला मिडल में फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से। सबसे पहले अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर विल गेट फ्रीज एंड देन द लोअर पार्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है, दैट ग्राफ विल शो दैट फर्स्ट हमने 12 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टेम्परेचर कुछ यहाँ पे था, एक्स एक्सिस पे हमें टाइम नोट करना है। 12 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमीटर 1 में हमने देखा था कि बहुत ही तेज़ी से हमें जो नीचे का थर्मोमीटर है उसमें देखा था कि 12 डिग्री सेल्सियस से वो तेज़ी से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टॉप्स। ऑन दी अदर हैंड थर्मोमीटर 2 बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोली डिक्रीज होके यहाँ पे वो जब एक दूसरे से मिलेगी यानी दोनों का भी टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यही होगा जब टेम्परेचर उसके मैक्सिमम डेंसिटी पे होगा, मैक्सिमम डेंसिटी रहेगी उसकी बहुत ज़्यादा एट दिस टेम्परेचर। फिर T2 तो अपना कम होते होते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, बट T1 यहाँ पे बहुत स्लोली जाते जाते फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यानी कि हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं दैट द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर विल गेट फ्रोज फर्स्ट एंड देन द लोअर पार्ट। पहले अपर पार्ट फ्रीज होगा एंड देन लोअर पार्ट फ्रीज होगा। T2 में हमने पहले देखा कि टेम्परेचर 0 पे जा रहा है एंड देन T1 में। तो यही है ग्राफ टेम्परेचर ऑफ वाटर का, टेम्परेचर ऑफ द वाटर अगेंस्ट टाइम का, जो हमने देखा कि ये किसका, होप्स एपैरेटस का ये ग्राफ है। आपको होप्स एपैरेटस का ग्राफ भी आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से स्टडी करके जाना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें पता ही है कि वाटर जो है वो इवापोरेट करता है, एज वी ऑल नो। जो सी का, ओशंस का, लेक्स का, वो उसमें का जो वाटर है वो इवापोरेट करके उसका क्लाउड्स बनता है कंडेंसेशन से। अब ये वाटर इवापोरेशन का तो हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है, आगे जानते हैं। तो वाटर जो इवापोरेट होता है, आपने ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन आपने कभी लीव्स पे ऐसा कुछ ड्रॉपलेट्स देखे ही होंगे, इसे कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपने लीव्स पे देखे होंगे एंड आपने ये बात नोटिस की होगी ये कि सिर्फ ये सुबह के टाइम पे दिखते हैं हमें, यानी कि इन द मॉर्निंग ही दिखते हैं, बिकॉज सुबह के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स गायब होने लगते हैं। तो ये कब दिखते हैं हमें वाटर ड्रॉपलेट्स, जब टेम्परेचर कम हो, इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका क्या कनेक्शन है, आइए हम जानते हैं। तो सुबह के टाइम क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल इसका कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वाटर वेपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर जब इवापोरेट होते हैं तो वो एयर में जाते हैं पहले, और एयर में जितना वाटर वेपर का क्वांटिटी होती है वो उसका होता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी हमें पता चल गई कि ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी सर्टन एरिया ऑफ द एयर। किसी भी सर्टन एरिया में कितना वाटर वेपर है वो क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी है। और मैं आपको बता दूं कि एक सर्टन एरिया के लिए सर्टन ह्यूमिडिटी ही होती है, दैट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ऑन द पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रेजेंट। उससे ज़्यादा हुआ तो वो ड्यू ड्रॉप्स में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। और इसीलिए हमें ये जो दिखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स वो सुबह के टाइम दिखते हैं। जब क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर कंटेन इन द एयर विल बी मोर एंड दैट्स व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव्स। अब बात करते हैं हमारे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिंपल से टॉपिक भी, दैट इज़ नथिंग बट द सैचुरेटेड
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. व्हाट? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर. तो अब सैचुरेटेड एयर वाटर वेपर जो है वो अपने मैक्सिमम क्वांटिटी पे है. तो एक सर्टन एरिया एट सर्टन टेम्परेचर वाटर वेपर जो है वो अपने मैक्सिमम क्वांटिटी पे है और उस एरिया में उस टेम्परेचर में और वाटर वेपर अब नहीं रह सकते और अनसैचुरेटेड एयर या अनसैचुरेटेड एयर में हम बोलेंगे जो वाटर वेपर है किसी भी सर्टन टेम्परेचर पे वो अपने मैक्सिमम क्वांटिटी से कम है, यानी कि उसमें और वाटर वेपर रह सकते हैं. बहुत सारी उसमें जगह है, स्पेस है दैट वाटर वेपर कैन बी होल्ड ओवर देयर. बट सैचुरेटेड एयर में वैसा नहीं होता. उतने वाटर वेपर से और ज़्यादा वाटर वेपर नहीं हो सकते. वाटर वेपर अपने मैक्सिमम क्वांटिटी पे है. तो वो एयर क्या हो गई? सैचुरेटेड एयर हो गई. अब when air is fully saturated, it is fully saturated at certain temperature which is lower, then it is known as the dew point. वो क्या होता है? ड्यू पॉइंट होता है जिसमें ड्यू फॉर्म्स होना स्टार्ट होता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. यानी कि कम टेम्परेचर पे जब एयर फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है तब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब लेट्स से दैट एक सर्टन एरिया है, लेट्स से दिस इज अ बॉक्स विच हैज लॉट्स ऑफ वाटर वेपर इन इट एंड इट इज अनसैचुरेटेड. what it is unsaturated at what temperature? It is unsaturated at let's say 30 डिग्री सेल्सियस. इस बॉक्स का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एंड उस पर एक अमाउंट में वाटर वेपर है जो कि अनसैचुरेटेड है. वो एरिया, वो बॉक्स अनसैचुरेटेड है एट 30 डिग्री सेल्सियस. अब हम टेम्परेचर को कम करके 10 डिग्री सेल्सियस पे ला लेते हैं. अब 10 डिग्री सेल्सियस पे ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा. हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी हमने इसे रिमूव नहीं किया, सिर्फ हमने इसका जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया टू 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ इट इज फुल्ली सैचुरेटेड बिकॉज जो टेम्परेचर है वो कम हो गया और उतने कम पे इतना ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते वाटर वेपर. तो अब ये फुल्ली सैचुरेटेड है और इससे क्या हो सकता है? अभी हमें यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म होना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें इसका ड्यू बनना स्टार्ट हो सकता है. तो ये क्या हुआ? इट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. इट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो हम क्या बोलेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है. तो यही हमें बताना था, ये मुझे बताना था कि अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड करके उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं जिससे हमें ड्यूज बनना स्टार्ट हो गए, यानी कि वाटर वेपर हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगी. अब एक कंसेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो आइए जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हम जब बात करते हैं, लेट्स से वी हैव वन बॉक्स, हमने उसका वॉल्यूम देखा कि उसका वॉल्यूम कितना है. इट इज़ 80 ग्राम पर मीटर क्यूब. इट इज़ 80 ग्राम पर मीटर क्यूब. and mass of water vapor we have, यानी कि इसमें कितने वाटर वेपर है उनका मास हम टोटल निकालेंगे. सो इट इज 80 ग्राम. तो 80 ग्राम क्या है? तो उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. 80 ग्राम उस बॉक्स की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. अब यही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में गए तो हमने देखा कि मास कितना है, इसका वॉल्यूम है 80 ग्राम पर मीटर क्यूब, मास ऑफ द वाटर वेपर इज 80 ग्राम, और हमें कितना नीडेड है टू मेक इट फुल्ली सैचुरेटेड. हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक इट फुल्ली सैचुरेटेड विल बी दी 100 ग्राम. यानी 100 ग्राम का वाटर वेपर हम इसमें और डालेंगे तो ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा. 80 ग्राम के वाटर वेपर में हम 100 ग्राम जब डालेंगे तो ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा. तो उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे निकालें? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ वेपर. मास ऑफ वेपर कितना है? 80 ग्राम. एंड मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक इट फुल्ली सैचुरेटेड वो है 100 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हमें उसका परसेंटेज में निकालना है. तो उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी 80%. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? 80% है. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो गई तो वो उसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा, एंड हमें वहाँ पे वाटर वेपर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. अब हम जैसे बात करें, अगर लेट्स से दैट
रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 60% से ज़्यादा है। अगर 60% से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। ह्यूमिड क्लाइमेट होगा यानी कि उसमें जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसे हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलेंगे। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है, it is less than 60%, then the climate is the dry climate. So that was about the relative humidity and absolute humidity. You can be asked for MCQ in this format कि relative humidity इतनी इतनी है, so what will be the climate, how we can say that. तो या फिर climate दे सकते हैं और आपको relative humidity पूछ सकते हैं. It can also be asked like relative humidity, mass इतना है, volume इतना है, so calculate the relative humidity. So आपको इन दोनों में कैसे भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर द डेफिनेशन, एक मार्क के क्वेश्चन के लिए भी ये पूछा जा सकता है. बहुत ही ईजी टॉपिक है, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड इट. बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.